हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपकी अपने चैनल केएम नर्सिंग एकेडमी पे। तो चलिए, काफी लंबे समय अंतराल के बाद एक बार अपन पुणे स्टार्ट करने वाले हैं। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है। इतना शानदार टॉपिक है कि हर किसी एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जिस टॉपिक का नाम है अपन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इतना शानदार टॉपिक से पढ़ेंगे अपन, लगभग 6 से 7 घंटे की इसके अंदर क्लास चलेगी अपने, और वन बाय वन अलग अलग पार्ट के अंदर मैं वीडियो डाल दूंगा और इतना शानदार तरीके से अपन पढ़ेंगे। कोई भी कंपटीशन लायक एग्जाम में ईएसआईसी नोट सेट लेवल तक आपको इतना वादा करवाता हूँ कि उसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतना मैं आपको इतना लेवल तक पढ़ाऊंगा, और लेवल तक पढ़ाऊंगा नहीं, एकदम आपसे सिखाऊंगा, इतना फील दिला दूंगा कि प्रैक्टिकली कि आपके अंदर भी होता है दरअसल फीमेल के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकली मैं मेल के अंदर भी आपको पूरा समझा दूंगा कि यहाँ पे मेल के अंदर भी फील करवा दूंगा। इतना आपको शानदार तगड़ा आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसके अंदर अपन अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है, इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, कौन कौन से ओवेरियन चेंज होते हैं, ओवरी के अंदर चेंज होते हैं, यूट्रस के अंदर चेंज होते हैं, यूट्रस की एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है तो कौन से हार्मोन कहते हैं, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, कैसे प्रेगनेंसी एक्सेप्ट होती है। फिर उसके बाद में वन बाय वन पढ़ेंगे कि एस्ट्रोजन हार्मोन जब आता है, एफएसएच हार्मोन किस प्रकार से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाते हैं, ओव्यूलेशन कौन सी फेज में होता है, प्रोलिफेरेटिव फेज के अंदर क्या होता है कि एस्ट्रोजन जब आता है तो एलएच सर्ज होता है, देन ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन उजिंग प्रोसेस के थ्रू होता है जिसके दौरान प्रेशर वगैरह जनरेट होते हैं, और प्रेशर के साथ साथ अपने वहां पे देखा होगा कि उसके बाद में आपकी सीक्रेटिव लूटियल फेज चलती है, और लूटियल फेज के समकक्ष यूट्रस के अंदर आपकी वो सीक्रेटिव फेज चलती है। वन बाय वन अपन एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अलग अलग पार्ट के अंदर लगभग 5 से 6 घंटे तक की क्लास चलेगी और इसके अंदर वन बाय वन अपन पढ़ेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। दरअसल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, अपन मैं इसके पहले डेफिनेशन लिखता हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, नॉर्मल एमसी, मैं इसको जहां कहीं पर भी लिखूं, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं एमसी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है, नॉर्मल एमसी जो होती है उसको बोला जाता है यूमेनोरिया। क्या बोला जाता है? यूमेनोरिया। यूमेनोरिया मींस नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि अगर किसी फीमेल बॉडी के अंदर नॉर्मल एमसी आ रही है उसको बोला जाएगा यूमेनोरिया। अब नॉर्मल मैं अगर एमसी पूरी पढ़ा रहा हूं वो नॉर्मल यूमेनोरिया पढ़ाऊंगा। अगर उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ रही है, जैसे किसी के एमेनोरिया है, डिसमेनोरिया है, मेट्रोरेजिया है, पॉलीमेनोरिया है, ओलिगोमेनोरिया, डिसमेनोरिया, कई अलग सारी कंडीशन है, वो अपन इंक्लूड करेंगे डिजीज पोर्शन के अंदर। फिलहाल अपन में पढ़ाऊंगा यूमेनोरिया। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन की मैं बात हो तो इट इज ए रेगुलर रिदमिक साइक्लिक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, फिजियोलॉजिकल फिनोमिना इन विच, पूरी एक्सप्लेन करूंगा। जहां कहीं पर भी बोर्ड के ऊपर मैं एक भी वर्ड लिखूंगा उसका पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको एक्सप्लेन करूंगा। एक भी वर्ड ऐसा नहीं लिखूंगा जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा हो। और फिर भी अगर कोई किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सवाल, जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट है वो डाल सकते हो, आपको स्पष्ट रूप से उसका जवाब मिलेगा। फिनोमिना इन विच विजिबल यूटेराइन ब्लीडिंग, यूटेराइन ब्लीडिंग एक्सपेल आउट फ्रॉम वेजाइना। तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी? इट इज ए रेगुलर रिदमिक cyclic physiological phenomena in which visible uterine bleeding expel out from the vagina due to मैं बात कर due to invisible role of
ड्यू टू इनविजिबल रोल ऑफ एचपीओ एक्सिस, बहुत ही शानदार लाइन आ रही है, ड्यू टू रोल ऑफ एचपीओ एक्सिस। एचपीओ एक्सिस का मतलब कि रोल रहता है, लेकिन उसका अपने को पता नहीं चलेगा कि एचपीओ एक्सिस ने क्या किया फॉर द ओव्यूलेशन। ये होती है आपकी एमसी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन, किसके अकॉर्डिंग? डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ये अपनी स्पेसिफिक है। इसने क्या बोला है कि इट इज ए रेगुलर रिदमिक साइक्लिक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। इसके अनुसार क्या बोला इसने कि अपना जो एमसी पीरियड्स होता है वो रेगुलर होता है। रेगुलर का अर्थ होता है कि हमेशा चलता रहेगा। इरेगुलर ऐसा नहीं है कि आज चला 28 दिन तक पीरियड्स होता है, जैसे कि साइक्लिक रिदमिक होता है, मतलब कि हर 28 दिन के अंदर ये साइकिल क्या होगा? रिपीट होगा। रिदमिक मतलब कि रिदम के अंदर चलेगा। साइक्लिक मतलब कि वापस से रिपीट होगा 28 दिन के बाद वापस, जैसे 1 से 28 दिन का चला, 28 दिन के बाद वापस पहला दिन आएगा। तो कहने का मतलब ये कि साइक्लिक फॉर्म के अंदर काम करता है। दूसरा रेगुलर चलता है, ऐसा नहीं है कि 28 दिन का पीरियड्स हो गया, नेक्स्ट आपका 35 दिन का हो गया, नेक्स्ट आपका 44 दिन का हो गया, तो वो आपके इरेगुलर के अंदर आ जाएगा। अपन पढ़ रहे हैं रेगुलर फॉर्म। दूसरी कंडीशन बता रहा है कि फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। फिजियोलॉजिकल का अर्थ होता है कि ये प्राकृतिक घटना है, ये अपने प्रकृति ने दे रखी है, ये होनी है। ये अगर हो रही है मतलब कि अपन नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि अगर ये है इसका मतलब कि अपन एबनॉर्मलिटी में, ऐसा नहीं है। फिजियोलॉजिकली रूप का अर्थ होता है कि ये अपन को प्रकृति ने दी है, मतलब कि नेचुरल तरीका है, कोई किसी प्रकार की डिजीज कंडीशन ये नहीं है। इन विच विजिबल यूटेराइन ब्लीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच विजिबल यूटेराइन ब्लीडिंग हमेशा कहां से होनी चाहिए? यूट्रस से होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वेजाइना से होनी चाहिए या सर्विक्स से, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, कहीं से नहीं होनी चाहिए। हमेशा और हमेशा यूटेराइन ब्लीडिंग होनी चाहिए। और वो भी कैसी? विजिबल। अपन एमसी के दौरान होने वाली ब्लीडिंग को अपन विजिबल का अर्थ होता है उसको इजीली अपन देख सकते हैं। एंड एक्सपल आउट फ्रॉम दी वेजाइना, और वेजाइना के थ्रू वो क्या होनी चाहिए? एक्सपल आउट होनी चाहिए। तो मैंने क्या देखा कि इट इज ए विजिबल यूटेराइन ब्लीडिंग होनी चाहिए, मतलब ब्लीडिंग हमेशा कहां से होनी चाहिए? यूट्रस से, कहीं और से नहीं होनी चाहिए। अगर सर्विक्स से हो रही है, वेजाइना से हो रही है, दैट इज एबनॉर्मली, तो वो एमसी नहीं है। अपने ब्लीडिंग होनी चाहिए वो कहां से होनी चाहिए? यूट्रस से। और वो बाहर कहां से निकलनी चाहिए? वेजाइना से। ड्यू टू इनविजिबल रोल ऑफ एचपीओ एक्सिस। ये सारी घटना किसकी वजह से होनी चाहिए? एचपीओ एक्सिस की वजह से होनी चाहिए। अब एचपीओ एक्सिस क्या होता है? तो एचपीओ एक्सिस होता है आपका हाइपोथैलेमस, पी का अर्थ हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, और ओ का अर्थ हो जाएगा आपका ओवरी। मतलब कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी, इन तीनों के मिश्रण का रोल होगा। इन तीनों से हार्मोन सीक्रेट होगा, लेकिन वो हार्मोन का रोल अपने को नहीं दिखेगा। अपने को क्या दिखेगी? ओनली फॉर विजिबल यूटेराइन ब्लीडिंग। मैंने यहाँ पे लिखा है इनविजिबल यूटेराइन ब्लीडिंग। तो जो इनविजिबल रोल ऑफ एचपीओ एक्सिस का रोल मेरे को नहीं दिखेगा, केवल और केवल मेरे को यूटेराइन ब्लीडिंग ही दिखेगी। फॉर द पर्पज ऑफ ओवुलेशन, किसकी वजह से, किसके कारण होता है? इसका मेन पर्पज क्या है? ओवुलेशन। तो अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेन पर्पज क्या है, तो आप आंख बंद करके आंसर क्या करोगे? ओवुलेशन। एमसी साइकिल का कोई पर्पज नहीं है, कोई अपने को हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी, किसी को कोई किसी प्रकार का डिस्टर्ब करने का काम नहीं। अपना काम क्या है? ओनली एंड ओनली ओवुलेशन करवाना, बस। ओवुलेशन हो गया मतलब कि अपना एमसी साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये होती है अपनी नॉर्मल डब्ल्यूएचओ की एकदम प्रोफेशनल डेफिनेशन। अब मैं बात करूं इसकी, तो इसका टाइम पीरियड्स की मैं बात करूं तो ये नॉर्मली जो होता है वो 28 डेज का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का। अगर मैं रेंज की बात करूं तो ऑलमोस्ट कम से कम 21 दिन का, और ज्यादा से ज्यादा आपका 35 दिन का ये हो सकता है। तो 28 दिन का एवरेज होता है, मतलब कि 28 दिन का तो होना ही होना चाहिए। बाकी नॉर्मल अगर कम की बात हो तो 21 दिन का कम हो सकता है, एंड 35 दिन का ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? यूमेनोरिया। ये होती है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एचपीओ एक्सिस क्या। अपन वन बाय वन इजीली स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, अपने को कोई ज्यादा उतावल नहीं है। अपन अब डिस्कस करेंगे एचपीओ एक्सिस कि एचपीओ एक्सिस का किस प्रकार से अपने बॉडी के अंदर रोल रहता है, किस प्रकार से हाइपोथैलेमस अपने काम करते हैं,
और किस प्रकार से ये सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं। तो एचपीओ एक्सिस का अर्थ क्या होगा? हाइपोथैलेमस, पी मींस पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओ मींस ओवरी। तो ये अपन देखेंगे वन बाय वन किस किस प्रकार से हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आता है। कई सारे स्पेसिफिक इसके अंदर पॉइंट आएंगे जो आपने अभी तक पहले कहीं से भी नहीं पढ़े होंगे। अलग अलग हार्मोन का रोल रहता है, कौन से हार्मोन की वजह से कौन सा हार्मोन आता है। तो अब मैं बात करता हूं एचपीओ एक्सिस। एचपीओ एक्सिस क्या होता है आपका? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरी, इन तीनों के मिश्रण से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और वो अपने एमसी साइकिल के ऊपर टोटली काम करते हैं। तो अब मैं देखता हूं कि हाइपोथैलेमस अब क्या होता है। ये हो गया अपना हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। तो ये नॉर्मली किसका काम है? हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का। अब दरअसल होता क्या है कि जो हाइपोथैलेमस जो होता है, उस हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ सेल का प्रेजेंट होती है, कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं। इन सेल को बोला जाता है GnRH एक्सप्रेसिंग न्यूरॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ लेना। और वीडियो के अंदर आ ही गए हो तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीख के जाओगे। अगर मैंने 5-6 घंटे की रेगुलर क्लास आपने देख तो 100% कहता हूँ किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है? कुछ सेल प्रेजेंट होती है जिनको बोला जाता है GnRH एक्सप्रेसिंग न्यूरॉन। ये जो होते हैं वो प्रेजेंट होती है आपकी हाइपोथैलेमस के अंदर। अब होता क्या है कि इस हाइपोथैलेमस के अंदर ही एक और हार्मोन प्रेजेंट होता है, जिस हार्मोन का नाम होता है एक्टिविन। एक्टिविन हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस के अंदर GnRH हार्मोन और एक्टिविन हार्मोन प्रेजेंट होता है। ये एक्टिविन हार्मोन कहां से आता है कि अगर नॉन प्रेग्नेंट लेडी है, मतलब कि जिसके अंदर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है, तो वहां उसके पास में तो आएगा ओवरी से। मैं आगे सब कुछ पढ़ाऊंगा, अभी तक तो मैं आपके इमेज सेट कर रहा हूं कि क्या पढ़ना है अपने को क्या नहीं पढ़ना। आज की क्लास के अंदर केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं करेंगे। आज की साइकिल, आज के अंदर तो लिखने लायक पोर्शन क्या था कि केवल और केवल एमसी की डेफिनेशन। अभी तक मैं आपके अंदर वो ओवरव्यू सेट कर रहा हूं किस प्रकार से अपने को आगे पढ़ना है। तो जब मैं ये पूरी आपकी इमेज सेट कर दूंगा तो आगे के जितने भी फेज वगैरह आती है आप इजीली अपने आप इसके अंदर लिखोगे। तो एक्टिविन प्रोटीन आता है ओवरी से, और अगर प्रेगनेंसी वगैरह हो गई है तो डेसिडुआ से, एंडोमेट्रियम से, और दूसरी बात कार्पस ल्यूटियम से, और इस प्लेसेंटा से, यहां से आता है आपका एक्टिविन प्रोटीन। अब होता क्या है कि अब ये एक्टिविन प्रोटीन क्या करता है? ये एक्टिविन प्रोटीन मतलब एक्टिविन ये क्या हार्मोन है, ये क्या करता है कि जो यहां से हार्मोन है उसके सीक्रेशन को बढ़ावा देता है, बल्कि सीक्रेशन of GnRH हार्मोन प्रमोट। तो ये क्या कहता है? प्रमोट द सीक्रेशन ऑफ GnRH हार्मोन। ये एक्टिविन प्रोटीन इस GnRH एक्सप्रेशन न्यूरॉन को बोलेगा कि आप GnRH हार्मोन का सीक्रेशन करो। इसका ये बात करा सीक्रेशन की, एक होता है फॉर्मेशन या सिंथेसिस, और सीक्रेशन दोनों अलग टर्म है, ध्यान रखना। देखो एक टर्म होती है सिंथेसिस और एक टर्म होती है सीक्रेशन। अगर हार्मोन बन गया है, हार्मोन बन गया तो इट मींस कि वो पे हार्मोन बनाने का काम तो किसका था? GnRH एक्सप्रेसिंग न्यूरॉन का। अब मेरे को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि अगर एमसी पीरियड्स कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी के दौरान। इस बात से सभी सहमत है? प्यूबर्टी के दौरान जब एज फीमेल की जो एज होती है 15 से लगभग 13 से 16 इसकी प्यूबर्टी एज होती है, तो जब 16 साल की हो जाती है तब उसके अंदर ये एमसी स्टार्ट होती है। मतलब कि एवरेज में बात करो तो 13 से लेके 16 साल तक, और प्यूबर्टी के दौरान चलती है। तो प्यूबर्टी के दौरान एमसी आती, तो प्यूबर्टी से पहले एमसी क्यों नहीं आ सकती इसके अंदर? क्योंकि यहाँ पे तो सारा कुछ हाइपोथैलेमस है, ओवरी है आपका, वो तो फीमेल के अंदर बर्थ से प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी प्यूबर्टी के टाइम में आपकी एमसी क्यों आती है? इसका रीजन देखो।
आपने सुना होगा ये ग्लैंड पाई जाती है पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड क्या करती है? इस पीनियल ग्लैंड का मेन रोल होता है। तो पीनियल ग्लैंड क्या करती है कि अपनी जो प्यूबर्टी के दौरान, इसकी एक अलग से आप लाइन लिख देना पीनियल ग्लैंड की, कि पीनियल ग्लैंड का क्या रोल होता है। तो पीनियल ग्लैंड इट इज ए हाइपोथेसिस, ये माना जाता है कि इट इज ए हाइपोथेसिस पीनियल ग्लैंड grow up to puberty and secret, और क्या सीक्रेट करता है? एंड सीक्रेट melatonin hormone, secret melatonin hormone, and this hormone suppress the FSH and LH till puberty। तो ये मैंने क्या लाइन लिखी कि पीनियल ग्लैंड जो होती है वो अपने मेलाटोनिन का सीक्रेशन करती है और उसके अंदर वो क्या करती है? एफएसएच और एलएच को सप्रेस करने का काम करती है। मतलब कि जब तक पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन का सीक्रेशन करेगी तब अपनी बॉडी के अंदर एफएसएच और एलएच सीक्रेशन नहीं होगा, और जब तक ये हार्मोन नहीं आएंगे तब तक अपने फॉलिकुलर का मैच्योरेशन नहीं होगा। क्योंकि एफएसएच तो किस पे काम करता है? ओवरी पे काम करता है, और जो ग्राफिन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करवाता है। मतलब कि जो इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल है उसको मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एफएसएच करता है। लेकिन प्यूबर्टी तक कौन प्रेजेंट होती है? पीनियल ग्लैंड। क्योंकि बाद में पीनियल ग्लैंड जो होती है वो धीरे धीरे डैमेज होती रहती है, अपने शेप के अंदर कम होती रहती है। तो पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन का, जब तक मेलेटोनिन का अपनी बॉडी के अंदर सीक्रेशन होगा एफएसएच एलएच नहीं आएगा, और जब तक एफएसएच एलएच नहीं आएगा तब तक ओवरी से एमसी पीरियड्स नहीं चलेगा। तो जैसे प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी के दौरान क्या होगा? पीनियल ग्लैंड धीरे धीरे फिर डैमेज होती है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जो अपने समय के साथ में डैमेज होती रहती है। तो जब तक प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी तक ये क्या करते हैं कि मेलेटोनिन का सीक्रेशन कम हो जाएगा, और मेलेटोनिन का सीक्रेशन कम हो गया तो अपनी ओवरी चलेगी। तो मेलेटोनिन हार्मोन का मैं रिलेशन लिख सकता हूं कि मेलेटोनिन हार्मोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच और एलएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेलेटोनिन हार्मोन। इसीलिए क्या नहीं चलती अपनी प्यूबर्टी तक अपने एमसी पीरियड्स नहीं आई। तो ये चीज ध्यान रखना, प्यूबर्टी तक एमसी पीरियड नहीं आने का मेन कारण क्या होता है? पीनियल ग्लैंड। क्योंकि पीनियल ग्लैंड जो होती है वो एफएसएच और एलएच दोनों हार्मोन को रोक के रखती है, और जब तक ये हार्मोन नहीं आएंगे तब तक अपनी बॉडी के अंदर, मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर ये एमसी किसके अंदर चलती है? सभी सहमत है ना? फीमेल से चलती है ना, फीमेल बॉडी के अंदर चलती है, ये कभी मेल के अंदर नहीं चलती, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होता है? एक्टिनिन प्रोटीन आ गया। अब ये एक्टिनिन प्रोटीन क्या करेगा? जीएनआरएच हार्मोन से ये अपने एक प्राकृतिक रास्ता होता है कि ये हाइपोथैलेमस जो होता है वो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा रहता है। ये हो गया आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हो गया आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये क्या होता है? ये किसके थ्रू? पोर्टल वेसल्स के थ्रू। पोर्टल वेसल्स के थ्रू ये जो हाइपोथैलेमस जो होता है अपने प्राकृतिक रूप से, कोई अपने मैंने कोई रास्ता नहीं बनाया, सभी के हाइपोथैलेमस के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के साथ में पोर्टल वेसल्स ऑलरेडी इसके साथ में जुड़ी होती है। अब होता क्या है कि जैसे ही प्यूबर्टी आई, मेलाटोनिन का सीक्रेशन कम हुआ, यहाँ से एक्टिनिन प्रोटीन आया। एक्टिनिन प्रोटीन इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। एक्टिनिन प्रोटीन मतलब ये समझ लेना हार्मोन ही है, ठीक है ना? ये प्रोटीन बार बार निकल जाता है, बाकी हार्मोन ही है, क्योंकि प्रोटीन एक तरह का क्या है? एंजाइम, जितने भी हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो प्रोटीन से। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिनिन प्रोटीन क्या करता है? जीएनआरएच एक्सप्रेसिंग न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है, कि ये नाम ही क्या लगता है? जीएनआरएच एक्सप्रेस। तो यहाँ से इसको स्टिमुलेट करके यहाँ से कौन सा हार्मोन आएगा? जीएनआरएच हार्मोन। ये जीएनआरएच हार्मोन कहां से आएगा? पोर्टल वेसल्स के थ्रू आएगा आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। इसको सीक्रेट किसने कराया? एक्टिनिन ने। तो ये अब पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेशन होगा आपका एफएसएच और एलएच का। इसका सीक्रेशन होगा आपका एफएसएच का। मेनली अपन बात करते हैं एफएसएच और एलएच दोनों का सीक्रेशन यहाँ से होता है।
तो एफएसएच का हार्मोन का सीक्रेशन, मैं बात कर चलता हूँ एफएसएच का, क्योंकि सबसे पहला हार्मोन जो होता है अपने एफएसएच ही काम में लेना। और यहाँ पे क्या करता है, इस एक्टिविन जो होता है वो इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है कि आप एफएसएच का सीक्रेशन करो। और अब ये जो एफएसएच जो हार्मोन है, अब ये किस पे काम करेगा, आपका ओवरी पे काम करेगा। और ओवरी पे जाके जो इमेच्योर फॉलिकुलर है, जो एट द टाइम बर्थ से ही प्रेजेंट है, उसको मैच्योर फॉलिकुलर के अंदर चेंज करेगा। किसके लिए, ओव्यूलेशन के लिए, क्योंकि मेन एमसी का काम ही क्या है, ओव्यूलेशन करना। तो इस प्रकार से अपने एचपीओ एक्सिस का क्या रहता है, रोल रहता है। तो यहाँ पे दरअसल होता है क्या है कि जो एक्टिविन प्रोमोटिन, जो एक्टिविन था उसने क्या कर लिया, सीक्रेशन का भी काम करवा दिया और सिंथेसिस का भी काम करा दिया। तो इसने काम ले लिया, हाइपोथैलेमस भी आ गया, ये यूज में आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड भी काम में आ गई, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ने एफएसएच सीक्रेट किया। ये एफएसएच और एलएच जो था वो ओवरी पे आएगा और ओवरी से फिर क्या होगा, अपना ओवुलेशन होगा। तो इस प्रकार से किसने कंबाइन में काम किया, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी, इन तीनों ने मिलकर के काम किया और किसको सीक्रेट कराया, ओवुलेशन। ओवुलेशन के दौरान क्या सीक्रेट होता है, ओवम सीक्रेट होता है। ओवम सीक्रेट नहीं होता, इसकी जगह अपन ध्यान रखना सेकेंडरी oocyte सीक्रेट होता है। ये एक मिथ कथन रहता है कि ओवुलेशन के दौरान ओवम सीक्रेट होता है। ओवम कभी भी बाहर नहीं आता, ओवम नहीं आता, वहां पे कौन आता है आपका, सेकेंडरी oocyte। कैसे आता है कैसे नहीं आता सब कुछ समझाऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे सब कुछ धीरे धीरे का आ जाएगा। जितना पढ़ा रहा उतना ध्यान दो, जहां तक का रास्ता दिख रहा है वहां तक चल, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखेगा। तो अभी तक तो केवल मैं पढ़ा रहा हूं, अभी तक आप ये ध्यान रखो कि हाँ ओम ही सीक्रेट होता। तो आपको एचपीओ एक्सिस का मेथड समझ में आ जाना चाहिए। हाइपोथैलेमस के पास तो कौन से थे, जीएनआरएच एक्सप्रेसिव न्यूरॉन थे, इसको एक्टिविन ने सीक्रेट किया, एक्टिविन ने स्टिमुलेट किया और एक्टिविन ने क्या करा दिया, यहाँ से जीएनआरएच हार्मोन को सिंथेसिस करवा दिया और सीक्रेट भी करवा दिया। तो यहाँ से ये पोर्टल वेसल्स के थ्रू कहाँ पे आएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। यहाँ से आपके एफएसएच और एलएच हार्मोन आएंगे, ये एफएसएच एलएच हार्मोन ओवरी पे काम करेंगे और ओवरी पे काम करके ये क्या करेंगे, ओवुलेशन करेंगे। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी का ये साथ में क्या होता है, मिलकर के एक पाथवे होता है जो आगे जाकर के क्या करवाता है, अपने ओवुलेशन करवाता है और एमसी साइकिल को क्या करता है, रेगुलर कंटिन्यू करवाता है। तो अब अपन पढ़ेंगे आगे का जो फिनोमिना है, जैसे कि एचपीओ एक्सिस वगैरह रहता है कि किस प्रकार से एचपीओ एक्सिस वगैरह काम करते हैं, किस प्रकार से एफएसएच हार्मोन आगे जाएगा, तो उसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये अपने अभी तक मैं आपको केवल इमेज सेट करा रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या चीज अपन आगे पढ़ने वाले, कौन कौन से हार्मोन आएंगे, किस फेज के अंदर कौन सा हार्मोन काम में लिया जाएगा और कौन सी फेज के अंदर किस एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी बढ़ेगी कितनी कम होगी, वो सब कुछ अपन आगे के पोर्शन में पढ़ेंगे। तो ओवरी से कौन सा हार्मोन आ गया आपके पास, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच और एलएच हार्मोन अपने पास में कहां से आ गया, ओवरी से, मतलब कि नहीं पिट्यूटरी ग्लैंड से, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड से आ गया। अब ये क्या काम करेगा, जो आपका एफएसएच हार्मोन जो था, एफएसएच, इसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका काम क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब ये हार्मोन कहां पे जाएगा, ये हार्मोन आएगा सीधा अपने ओवरी के ऊपर। किस पे आ रहा है, ओवरी के ऊपर। और ओवरी के अंदर क्या पड़े हैं, बहुत सारे इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल। इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल, यहाँ पे जिसको बोल सकता हूँ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, यहाँ पे जिसको क्या नाम दे सकता हूँ, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। यहाँ प्राइमोर्डियल फॉलिकल के साथ में यहाँ फिर अपन में बात कर सकता हूँ प्राइमरी फॉलिकल्स, मतलब कुल मिला के ये इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल प्रेजेंट है। इन इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल को मैच्योर करने का काम किसका है, एफएसएच, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स। तो ये एफएसएच हार्मोन आएगा और इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल को मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर चेंज करेगा। अब जब चेंज कर रहा है तो ये सारी बहुत सारी कंडीशन होती है, क्योंकि ये सब कुछ किसके अंदर चल रहा है, ओवरी के अंदर चल रहा है। अभी तक अपने बात करें ओवरी के अंदर, यूट्रस की अपने बात नहीं की। और एमसी के अंदर केवल दो ही ऑर्गन होते हैं जिसके अंदर चेंजेस आता है, एक तो फर्स्ट वन जो होता है आपका ओवरी और सेकंड वन जो होता है आपका यूट्रस।
तो यहाँ पे क्या होता है, इमेच्योर ग्राफीन फॉलिकल्स है ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, वो मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल के अंदर चेंज हो गए विद द हेल्प ऑफ एफएसएच की सहायता से, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहां से आया, एड्रिनल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। वहां से कहां से, हाइपोथैलेमस ने कमांड किया, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच भेजा। तो अब जब इमेच्योर ग्राफीन फॉलिकल, जब मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल के अंदर चेंज होते हैं तो ये अलग अलग कंडीशन के साथ में गुजरते हैं। जब मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल्स में चेंज होते हैं, ये कौन से ये कहां की बात चल रही है, 6 से 14 दिन की बात है। इस दौरान इसके अंदर कौन सी फेज चलती है, ओवरी के अंदर फॉलिकुलर फेज। क्या है, कब चलता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, पढ़ो आगे का स्टेप बाय स्टेप, जब तक पूरा एंड होगा वीडियो तब जाके आपको पूरी एमसी समझ में आएगी। तो यहाँ पे चलती है आपकी फॉलिकुलर फेज। ये बात कर रहा हूं मैं 6 से 14 दिन की, वो 5 दिन की काम नहीं चला, उसके अंदर खून करावा वो मामला अलग है, वो सबसे लास्ट में समझोगे। जब ये पूरी फेज समझ में आ जाएगी तब ब्लीडिंग फेज समझ में आएगी कि ब्लड कैसे निकलता है यूट्रस के अंदर से, वेजाइना के थ्रू बाहर कैसे एक्सपेल आउट होता है। मैं बात कर रहा हूं 6 से 14 दिन की। तो मतलब कि ये जब एक बार ब्लीडिंग फेज आ चुकी है, मतलब कि ब्लीडिंग फेज कंप्लीट है, देन अपने स्टार्ट करें 6 से 14 दिन। 6 से 14 दिन इमेच्योर ग्राफीन फॉलिकल मैच्योर में चेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जब मैच्योर हो रहे ग्राफीन फॉलिकल्स के अंदर सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है आपकी थीका एक्सटर्ना, इसके अंदर वाली जो होती है वो होती है आपकी थीका इंटरना, थीका इंटरना। और ये भी अंदर की साइड कौन मैच्योर हो रहा है, आपका ओवम। तो ये क्या हो रहे हैं, एक मैच्योर, क्योंकि इसके बीच में कई सारे ये ग्राफीन फॉलिकल्स है, तो यहाँ पे कई सारे ग्राफीन फॉलिकल्स मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स है, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी, फिर ग्राफीन फॉलिकल्स बन रहे हैं, ये सारे बहुत सारे। तो मैच्योर हो रहे ग्राफीन फॉलिकल्स की जो थीका इंटरनल लेयर है वहां से कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि थीका इंटरनल लेयर से आपका एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से सीक्रेट हो रहा है, मैच्योर हो रहे ग्राफीन फॉलिकल्स। और मैच्योर कौन करवा रहा है, आपका एफएसएच हार्मोन करवा रहा है, क्योंकि एफएसएच ही तो मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल में चेंज करा है। तो अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन को किसने लेके आया, एफएसएच। मतलब कि एस्ट्रोजन का बाप कौन हो गया, अपना एफएसएच हो गया। और एफएसएच कहां से आया, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां से, हाइपोथैलेमस। तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं, सबसे पहले काम किसने किया, हाइपोथैलेमस ने। किसके साथ मिलकर के काम किया, एक्टिविन के साथ में। कहां पर काम किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। वहां से क्या निकला आपका एफएसएच हार्मोन। कहां पर काम किया, ओवरी पे काम किया। वहां से क्या निकला, एस्ट्रोजन। ये कहानी अभी तक मैंने आपको समझाई, ये समझ में आनी चाहिए। हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस के साथ में एक्टिविन ने काम किया। एक्टिविन कहां से आ गया, ओवरी वगैरह, गोनाड्स वगैरह, आगे सब कुछ समझूंगा। अलग अलग पर्टिकुलर एक एक हार्मोन को लेके मैं एक्सपेल आउट करूंगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम किया, वहां से एफएसएच आया, एफएसएच ने ओवरी पे काम किया, और ओवरी पे मैच्योर हो रहे ग्राफीन फॉलिकल से जो थीका इंटरनल लेयर जो थी, वहां से थीका इंटरनल लेयर ने क्या सीक्रेट किया, आपका एस्ट्रोजन। तो मैं बोल सकता हूं कि एस्ट्रोजन को किसके लेके आया, एफएसएच। मतलब कि ये लाइन देखो, एफएसएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्ट्रोजन, एफएसएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्ट्रोजन। मतलब कि ये लाइन समझो। पहले आगे क्या वर्ड लिख रहा है ये बहुत समझो। साइंस के अंदर एक एक वर्ड का महत्व है, और बोर्ड पे वही बात लिखूंगा जो मेरे को आती है, तो एकदम एग्जाम के पर्पज से एक्सप्लेन आउट करूंगा पूरे एक एक वर्ड को, और एमसी से एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने दूंगा। तो ये आ गया अपना एफएसएच। एफएसएच डायरेक्टली प्रपोज टू एस्ट्रोजन, क्योंकि एफएसएच नहीं तो एस्ट्रोजन बोला, एफएसएच था तभी तो ये थीका इंटरनल लेयर बनी, थीका इंटरनल लेयर बनी तभी तो एस्ट्रोजन हो गया। तो एस्ट्रोजन का मेन सोर्स कौन सा होता है आपका, ये चीज का ध्यान रखना, थीका इंटरनल, थीका इंटरनल लेयर होती है। थीका इंटरनल जो लेयर थी वो सबसे मेन सोर्स थी किसकी, आपकी एस्ट्रोजन की। तो एस्ट्रोजन का मेन सोर्स कौन सा हो गया आपका, थीका इंटरनल। मैच्योर हो रहे ग्राफीन फॉलिकल्स की थीका इंटरनल लेयर जो थी वो आपका क्या सीक्रेट करेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन का पापा कौन हो गया आपका, एफएसएच। तो एफएसएच हो गया आपके इसके पापा। अब देखो मैं आगे की कंडीशन को समझाता हूं। अब यहाँ पे आगे क्या होगा कि अब यहाँ पे आगे एस्ट्रोजन, ये बात चल रही 6 से 14 दिन के बीच में। अब 6 से 14 दिन के बीच में चल रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, एस्ट्रोजन आ गया जस्ट 14 डेज से पहले, मतलब 14 डेज से पहले कहा तो हो गया, मैं लिख देता हूं बिफोर, जस्ट बिफोर 24 to 36 hours of ovulation, जस्ट बिफोर 24 to 36 hours of ovulation, ओवुलेशन से जस्ट 24 से 36 घंटे पहले एस्ट्रोजन
एस्ट्रोजन एंड इनिबिन बी is peak level. Inhibin B is peak level that suppress FSH and stimulate the LH hormone. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ पे क्या किया, FSH बेटा था, लेकिन बेटे ने अपने बाप के साथ में क्या कर लिया, धोखा कर दिया। जो एस्ट्रोजन जो आ रहा है, एस्ट्रोजन को लाया कौन, एफएसएच। अब यहाँ पे क्या करा, ओवुलेशन से जस्ट 34 से 36 घंटे पहले, यहाँ पर कहीं की बुकों के अंदर या 34 से 36 घंटे भी लिख रखा है, और कहीं की स्टैंडर्ड बुक के अंदर 24 से 36 भी लिख रहा है। तो ऑलमोस्ट मैं बात करूं 2 से 3 दिन पहले की बात चल रही है। मतलब कि 14वें दिन आ गया, 6ठे दिन एस्ट्रोजन आया, 7वां 8वां 9वें दिन के अंदर एस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ा, 9वां 10वां 11वां और 12वां दिन, 12 से 13वें दिन यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रोजन पीक लेवल पे जाता है। और यहाँ पे कौन आता है, एक इनिबिन बी हार्मोन। इस चीज का भी ध्यान रखना, एस्ट्रोजन और इनिबिन दोनों क्या होते हैं, पीक लेवल पे चले जाते हैं। पीक लेवल पे जाने का अर्थ हो गया कि इसका लेवल सबसे ज्यादा हो गया, और जब इनका लेवल ज्यादा हो गया, ये कहां से आया, थीका इंटरना से, और ये कहां से आता, ओम से, ओवरी से। जो ओवरी होती है वो सीक्रेट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनिबिन बी का सबसे पीक लेवल कहां पे होता है, सबसे बीच में, फोलिकुलर फेज की मिड फोलिकुलर फेज के अंदर। ये भी ईएसआईसी के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कि इनिबिन बी का सबसे पीक लेवल कब होता है, तो मिड फोलिकुलर फेज के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, 24 से 36 घंटे पहले आपका इनिबिन बी और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा तो ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, जो एफएसएच है उसको सप्रेस करने का काम करेगा, और एलएच हार्मोन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब कि उसने क्या कर दिया, अपनी थाली के अंदर क्या कर दिया, सेट कर दिया कि एफएसएच था तभी तो एस्ट्रोजन आया, वरना एस्ट्रोजन का कोई अस्तित्व ही नहीं था। और इस एस्ट्रोजन ने वापस एफएसएच के साथ में क्या कर दिया, धोखा कर दिया। मतलब कि एफएसएच का लेवल कम कर दिया। कब एस्ट्रोजन है, कब गया, ओवुलेशन से 34 से पहले 36 पहले घंटा। अब इसने लेवल कम तो किया, दुश्मनों को समर्थन कर दिया, एलएच को भी इनविटेशन दे दिया। और हमेशा ध्यान रखना, एफएसएच और एलएच कभी भी अपने साथ में ज्यादा नहीं होते, आते कभी भी साथ में इनका लेवल ज्यादा नहीं होता। नहीं तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का भी साथ में लेवल नहीं होता। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन के साथ में कभी भी एस्ट्रोजन नहीं आता, क्योंकि दोनों का लेवल साथ में ज्यादा नहीं होता। और नहीं एफएसएच और एलएच साथ में आता है। तो एस्ट्रोजन गया तो गया, लेकिन एफएसएच को कम तो किया, लेकिन एलएच को क्या करके चला गया, समर्थन करके चला गया, बल्कि एलएच का हार्मोन बढ़ा दिया। तो इस दौरान एलएच हार्मोन बढ़ गया। तो 14वें दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 14वें दिन क्या हो जाएगा, एलएच का हार्मोन इतना बढ़ जाएगा लेवल कि उसको बोला जाएगा एलएच सर्ज। ये बात कर रहा हूं मैं 14वें दिन की, जब ओवुलेशन का टाइम आएगा। तो ओवुलेशन में क्या किया कि 14वें दिन के अंदर एलएच सर्ज हो गया। एलएच सर्ज होने के बाद में इसने क्या करवा दिया, ओवुलेशन करवा दिया। ओवुलेशन होगा, क्योंकि एलएच सर्ज कब होगा, क्योंकि जब एलएच को कौन लेके आया, एस्ट्रोजन। लेकिन एस्ट्रोजन ने क्या किया, दूसरों की थाली में सेद किया तो क्या, खुद की पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। मतलब कि एलएच का लेवल बढ़ा दिया, और एलएच अब क्या करेगा, एस्ट्रोजन को सप्रेस करेगा, एस्ट्रोजन को सप्रेस करेगा। तो ये चल रही है फोलिकुलर फेज। तो यहाँ पे क्या होगा, एफएसएच ने एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाया, एस्ट्रोजन ने वापस क्या किया, एलएच का लेवल एफएस, और एस्ट्रोजन ने इसको कैंसिल कर दिया, और एस्ट्रोजन जाते जाते एलएच को क्या कर गया, समर्थक देके चला गया। एलएच का जब पीक लेवल आ गया तो एलएच ने क्या कर दिया, एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल्स बन गई। अब ग्राफिन फॉलिकल्स बन गई तो वहां पे ओवुलेशन होगा, और ओवुलेशन के बाद में क्या नहीं होगा, ओवुलेशन होगा तो वहां पे थीका इंटरनल लेयर नहीं रहेगी, और थीका इंटरनल लेयर नहीं रहेगी तो एस्ट्रोजन नहीं रहेगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं अगली फेज की। ये बात चल रही थी फोलिकुलर फेज की। तो फोलिकुलर फेज के दौरान अपने पास में कौन सा हार्मोन आ गया, एलएच हार्मोन। तो एलएच ने क्या कराया, अब ओवुलेशन। अब ओवुलेशन कैसे होता है उसको देखते हैं, क्योंकि ओवुलेशन की भी अलग अलग स्टेप रहती है। ओवुलेशन के अंदर प्रेशर अलग रहता है, कैसे इसके अंदर ओवुलेशन होता है, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी oocyte इसके अंदर निकलता है, तो उसको देखो। तो अब बात कर रहा हूं मैं लुटियल फेज की। नेक्स्ट फेज आती है आपकी ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कितने दिन से चलती है, 15 से 28 दिन की। वो पहले वाली फेज कितना थी,
6 से 14 दिन की, 6 से 14 दिन की थी, 6 से 14 दिन की अभी तक। अब ये बात चल रही 15 से 28 दिन की। अब इस पेज में क्या होगा वो देखो, ये आपकी होगी ओवरी। इस दौरान कौन सा हार्मोन आएगा? LH हार्मोन। LH हार्मोन आ गया, ग्राफिन फॉलिकल्स बन गया। अब ग्राफिन फॉलिकल्स की ओवरी की लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लेंथ विड्थ एंड थिकनेस, मतलब कि ओवरी 3 सेंटीमीटर बड़ी होती है। अब यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल्स लगभग 3 से 40 ग्राफिन इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स मैच्योर बनने के लिए तैयार होती है, लेकिन केवल और केवल एक ही मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स बन पाती है, मतलब कि केवल एक ही ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो पाती है। और वो धीरे धीरे अपनी साइज के अंदर इतनी बड़ी हो जाती है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है। 1.5 से 2 सेंटीमीटर के आसपास उसकी क्या हो जाती है? डायमीटर हो जाता है। मतलब कि ओवरी खुद का तो कितना है? 3 सेंटीमीटर, और वो हो जाती है 1.5 से 2 सेंटीमीटर। तो देखो अब यहाँ पे ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर क्या लगेगा? इस ओवरी के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट आपका ये ग्राफिन फॉलिकल्स, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स, जिसके अंदर ओवन क्या हो रहा है? पल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? जब इसका लेवल इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब ये बड़ी है, इसके अंदर ये भी बड़ी हो रही है, तो अब क्या होगा? इस ओवरी के ऊपर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, क्योंकि ओवरी है, ओवरी की लेयर के ऊपर प्रेशर लगेगा। जो उसकी दीवार है, उस दीवारों के ऊपर जो ये ग्राफिन फॉलिकल्स जो होता है वो प्रेशर लगेगा। मतलब कि जिस प्रकार से ये तरबूजे वगैरह कैसे फटते हैं, मतलब कि जिसको चीरा आता है, जब ज्यादा कुछ बड़े हो जाते हैं तो फटते कैसे, उस प्रकार से अब ग्राफिन फॉलिकल्स क्या होंगे? तड़क जाएगी। वो कहते हैं ना तड़क जाना, जैसे कि कुछ धूप के अंदर कोई चीज पड़ेगी तड़क कैसे जाती है, उस प्रकार से अब ग्राफिन फॉलिकल क्या होगी? तड़केगी, मतलब कि वो क्या हो जाएगी? उसको मतलब कि अब ये क्या होगी? ब्रस्ट होगी, उसको बोला जाएगा उजिंग प्रोसेस, मतलब कि तड़क जाना क्या है? उजिंग प्रोसेस। तो उजिंग प्रोसेस के द्वारा ओवरी का उस ग्राफिन फॉलिकल्स का क्या होगा? ब्रस्ट होगा। और जब उजिंग प्रोसेस के दौरान जब ब्रस्ट होगा, मतलब कि ब्रस्ट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स, तो यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल्स क्या होगी? ब्रस्ट होगी। तो जब ग्राफिन फॉलिकल्स ब्रस्ट होगी तो उस दौरान क्या सीक्रेट होगा? ओवम। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? सीक्रेट कौन सा होता है? सेकेंडरी oocyte। इस चीज का ध्यान रखना। ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता, सेकेंडरी oocyte का होता है। कैसे होता है? सब कुछ आगे का देखेंगे। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चल, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखेगा। तो यहाँ पे उजिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि इसके दीवारों पे प्रेशर लगाते हैं, और वहां पे प्रेशर कितना लगता है? 10 से 15 mm ऑफ HD। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ड का महत्व है, हर वर्ड जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, हर वर्ड आपका क्वेश्चन बन रहा है। उजिंग प्रोसेस के दौरान, ओवुलेशन के दौरान कितना प्रेशर जनरेट होता है? ESIC का क्वेश्चन पूछ रखा है। नोटसेट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उजिंग प्रोसेस के दौरान कितना प्रेशर बनता है। तो उजिंग प्रोसेस के द्वारा ओवुलेशन का फॉर्मेशन होता है, ओवुलेशन होता है, और ओवम का सीक्रेशन होगा। उजिंग प्रोसेस के दौरान 10 से 15 mm ऑफ HD का प्रेशर लगता है। अब यहाँ पे क्या होगा? ओवम तो बाहर आ गया, अब पीछे क्या बचे? जैसे ये फट गई, यहाँ से ये फट गई, यहाँ पे फटने के बाद यहाँ से क्या होगा? सेकेंड oocyte आपका बाहर आ गया, तो पीछे भी तो ये ग्राफिन फॉलिकल्स बचेगी भाई। ये थोड़े ग्राफिन फॉलिकल्स टोटली बाहर है, ग्राफिन फॉलिकल्स बाहर नहीं आती। यहाँ पे कौन आता है? केवल और केवल सेकेंड oocyte। लेकिन ध्यान से सुनो कि जब अब ओवरी इतनी ओवरी, उसके ऊपर जब अंदर के सेकेंड oocyte वगैरह फॉर्मेशन और ग्राफिन, तो इसका प्रेशर लगेंगे, तो प्रेशर लगाएंगे तो ओवुलेशन के दौरान क्या होता है? पेन होता है, और उस पेन को क्या बोला जाता है? मिडलैंड्सबर्ग पेन या मिडलैंड्सबर्ग साइन। ये चीज ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मिडलैंड्सबर्ग साइन क्या होता है कि जब ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के दौरान जो दीवारों पर जो ओवरी की जो दीवारों पर जो प्रेशर लगता है, उसकी वजह से ओवुलेशन के दौरान पेन होता है। डल सीवियर पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन। ध्यान रखना, नॉर्मल पेन तो होता है, लेकिन डल सीवियर पेन ड्यूरिंग दी ओवुलेशन, ओवुलेशन के दौरान बहुत ही सीवियर तरीके का पेन होता है। उस कंडीशन को बोला जाएगा आपका मिडलैंड्सबर्ग
साइन। तो मेटलेंस ब्रेक साइन क्या हो गया कि जो ओवरी के दौरान जब ओवुलेशन होता है तो उस दौरान क्या होता है, उसकी दीवारों पे उजीन प्रोसेस के थ्रू जब उसकी दीवारों पे क्या होता है, प्रेशर लगता है, क्योंकि ओवरी खुद की साइज 3 सेंटीमीटर और उसके अंदर अच्छा खासा पड़ रहा है ग्राफिन फॉलिकल, तो ग्राफिन फॉलिकल्स की भी साइज बड़ी है, तो जिसकी वजह से ओवरी के ऊपर प्रेशर। नॉर्मल क्या होता है कि जब ओवुलेशन होता है तो बैक साइड की तरफ तो पेन होता ही है, नॉर्मल यहाँ पर भी पेन होता है, बैक साइड की तरफ ज्यादा पेन होता है, लेकिन वो नॉर्मल है। लेकिन ओवरी के दौरान जब एब्डोमिनल के अंदर सीवियर तरीके से पेन होना क्या कहलाता है, मिडलैंड्स ब्रेक साइन। आगे भी होता है डिस्मेनो या ब्लीडिंग फेज के दौरान भी पेन होगा और उसके दौरान है, और आगे जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा उस दौरान भी पेन होता है, पीएमएस सीक्रेटिव फेज के दौरान पेन। अलग अलग साइन पड़ेंगे, अलग अलग, एकदम आपको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपको एकदम समझा दूंगा, पूरी तरीके से सिखा दूंगा आपको, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, टोटली जानना। तो मिडलैंड्स ब्रेक साइन में क्या होगा, ओवुलेशन के दौरान पेन होगा। क्यों पेन होगा, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल्स बढ़ गई है और ग्राफिन फॉलिकल्स के बढ़ने की वजह से क्या होगा, पेन होगा, और उस पेन को क्या बोला जाएगा आपको, मिडलैंड्स ब्रेक साइन। तो मिडलैंड्स ब्रेक साइन में क्या हो जाएगा कि आपका पेन होगा ओवुलेशन के दौरान। अब नेक्स्ट वन में बात करता हूं, ये बात मैंने ओवुलेशन, तो यहाँ पे लूटियल फेज के दौरान जो पहली फेज चलती है ओवुलेशन, उसको बोला जाता है ओवुलेशन, लेकिन वो उसको काउंट नहीं किया जाता क्योंकि नॉर्मल लूटियल फेज को चलते हैं। तो अब लूटियल फेज के दौरान अपने पास में क्या आ गया, अब जो इसका जो रेमिटेंट बच रहा है किसका, ग्राफिन फॉलिकल। तो ये प्रेशर वगैरह सब ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है साइंस के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ओवुलेशन जो हो गया, अब ओवुलेशन हो गया तो पीछे क्या बचा, अब अपने ओम ओम को छोड़ो, अब ओम कहाँ चलेगा, ग्राफिन फॉलिकल्स जो ओम निकल गया, फिर वहां पे जो ओवेरियन फिमरी होगी उसके अंदर सबसे बड़ी फिमरी होगी ओवेरियन फिमरी, वो फिमरी क्या करेगी, वहां पे फैलोपियन ट्यूब के लास्ट एंड सिरे पर प्रेजेंट होती है, वो उस ओम को कैच कर लेगी एंड एम्पुला के अंदर जाएगी। एम्पुला के अंदर प्रेजेंट कौन से मेहमान बैठे, अपने स्पर्म, किसका वेट करे, ओम का। तो जैसे ही ओम वहां पे गया, बड़ाक से उसने भाग लिया और भागने के बाद वहां पे क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होकर क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट होकर क्या बनेगी, पूरी दुनिया, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अपने उस ओम को छोड़ो, ओम अपना अपना काम करता रहेगा, लेकिन अपने बात किसकी चलती है, ग्राफिन फॉलिकल्स, मतलब कि रेमिटेंट ऑफ, मतलब कि जो अब ओम निकल गया तो पीछे रेमिनेंट भी तो बचा, रेमिनेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स। तो जो ग्राफिन फॉलिकल्स है उसका क्या बचा है, रेमिनेंट। तो ये रेमिनेंट क्या कहलाएगा आपका, कार्पस लूटियम। ये क्या कहलाएगा आपका, कार्पस लूटियम। तो ये जो रेमिनेंट है, ये रेमिनेंट क्या कहलाएगा आपका, ग्राफ, किसका रेमिनेंट है, ये ग्राफिन फॉलिकल्स का। ओम निकलने के बाद पीछे कौन बचा, कार्पस लूटियम। तो ये कार्पस लूटियम क्या करेगा, अब अपन बात करें कार्पस लूटियम, ये बात चल रही है 15 से 28 दिन। तो जब कार्पस लूटियम, इस दौरान कौन सा हार्मोन प्रेजेंट आपके पास में, एलएच हार्मोन, ये एलएच हार्मोन यहाँ पर आपका प्रेजेंट है। तो कार्पस लूटियम क्या करेगा, ये बात चल रही मैं 21 से 24वें दिन के बीच में, 21 से 24 के दिन एलएच हार्मोन यहाँ पे काम करेगा और कार्पस लूटियम एक हार्मोन का सीक्रेट करेगी जिसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होगा आपका कार्पस लूटियम से 21 से 24 दिन, एक ही वर्ड में पूछा जाए तो 21वें दिन, 21वें दिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का पीक लेवल पे चला जाएगा, पीक लेवल पे चला जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कौन लेके आया, एलएच। एलएच क्यों लेके आया, क्योंकि जो रेमिनेंट बचा कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम फिर प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करेगी, और वो भी कब, 21वें दिन। एक ही वर्ड के अंदर पूछा जाए तो 21वें दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्पस लूटियम कौन से हार्मोन का सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन, लेकिन कुछ अमाउंट के अंदर ही एस्ट्रोजन का भी सीक्रेशन करती है, लेकिन इतना नहीं करती। अपने बात चल रही प्रोजेस्टेरोन की। अब धीरे धीरे क्या होगा, कार्पस लूटियम होगी, कार्पस लूटियम 24 दिन, 27 से 28 दिन के अंदर क्या किसमें चेंज हो जाएगी, कार्पस एल्बिकेंस में, कार्पस एल्बिकेंस में। ये कार्पस लूटियम होता है, इसको येलो बॉडी बोला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आगे सब कुछ वर्ड सुना। मैं तो अभी तक केवल इमेज सेट करा, ओवरव्यू बता रहा हूं, मैंने अभी तक एमपी साइकिल स्टार्ट नहीं किया, मैं अभी तक सेट कराऊं कि कौन से हार्मोन का क्या रोल होता है, कैसे बनते हैं। तो कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगा और कार्पस एल्बिकेंस धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा अगर प्रेगनेंसी के दौरान रहेगी। अगर प्रेगनेंसी कंसीबल वहां पे भाई साहब जो ओम निकले थे उसने उस मेहमान को पकड़ लिया, उनका संयुग्मन हो गया, फ्यूजन हो गया, तो कार्पस एल्बिकेंस होता है, कार्पस लूटियम कंटिन्यू रहती है टिल 7-8 वीक तक, क्योंकि वो क्या करती है, फिर उस जाइगोट को क्या करती है, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करती है और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करती है, जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। लेकिन जैसे 27 से 28 दिन, अब क्या होगा, कार्पस एलएच हार्मोन यहां से आया, जब एलएच हार्मोन का पीक, जब प्रोजेस्टेरोन का पीक लेवल जाएगा तो ये भी क्या करेगा,
LH हार्मोन को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। इसने भी एस्ट्रोजन की तरह अपने पापा के साथ में धोखा किया। एस्ट्रोजन ने किसके साथ धोखा किया, एफएसएच के साथ में, और प्रोजेस्टेरोन ने किसके साथ में धोखा किया, आपका एलएच के साथ में। तो एलएच हार्मोन ही तो था जो प्रोजेस्टेरोन को लेके आया। अगर एलएच नहीं होता तो ओवुलेशन नहीं होता, ओवुलेशन नहीं होता तो ये कार्पस लूटियम नहीं बनती, कार्पस लूटियम नहीं बनी तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को लेके कौन आया था, एलएच, और इसने एलएच पापा के साथ में क्या किया, धोखा किया। लेकिन जो पापा के साथ में धोखा करता है वो आगे जाके सफल थोड़ा ही होता है, नहीं होगा। कार्पस लूटियम, अगर मैं बात करूं नॉन प्रेग्नेंट लेडी की, मतलब कि उसने ओ भाई साहब ने फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, कार्पस लूटियम से क्या होगा, कार्पस लूटियम आगे जाके डैमेज हो जाएगी। और प्रोजेस्टेरोन आ ही कहां से रहा था, कार्पस लूटियम से, तो यहाँ से कार्पस लूटियम जब डैमेज हो जाएगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जब 28वां दिन चलेगा तो उस दौरान ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपने पास अब कौन से हार्मोन बचा, क्या कुछ हार्मोन बचे क्या, तो यहाँ से प्रोजेस्टेरोन का भी क्या हो गया, लेवल कम हो गया। तो क्योंकि 28 दिन चला गया, कार्पस लूटियम कार्पस एल्बिगेन में चलेगी और आगे जाके ये क्या होगी, खत्म होगी, नष्ट हो गई। तो आगे जाके नष्ट होने के बाद में ये भी क्या नहीं बनेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगी। और जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगी तो उस दौरान क्या हो जाएगा, आगे यहाँ इस प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ में एक हार्मोन का भी लेवल बढ़ जाता है जिसका नाम होता है इनिबिन हार्मोन। इनिबिन ए, इनिबिन बी का किसके अंदर बढ़ा था लेवल, इनिबिन बी का बढ़ा था मिड फोलिकुलर फेज के दौरान, लेकिन इनिबिन ए का लेवल किस फेज के दौरान बढ़ता है, ल्यूटियल फेज के दौरान। तो अब यहाँ पे चीज देखो, अब यहाँ पे आगे क्या चलेगी, अब जो प्रोजेस्टेरोन जो चलता है ये फेज चल रही है ओवरी के दौरान, इसके समकक्ष यूट्रस के अंदर भी तो चलती है। तो इस दौरान यूट्रस के अंदर कौन सी फेज चलती है, सेक्रेटरी फेज। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो आ रहा था, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वहां पे जाएगा यूट्रस के पास में, और यूट्रस के पास में जाकर के यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम के क्या करवाएगा, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो कैसा हार्मोन होता है, हाइपरट्रोफिक हार्मोन होता है, हाइपरट्रोफिक हार्मोन होता है। ये जो हाइपरट्रोफिक हार्मोन होता है, जो एस्ट्रोजन जो होता है वो हाइपरप्लेजिक हार्मोन होता है, हाइपरप्लेजिक। और एस्ट्रोजन भी, एस्ट्रोजन कौन सी फेज में आया था आपका, फोलिकुलर फेज में। ये फोलिकुलर फेज मतलब कि 6 से 14 दिन के बीच में आया था। और इस साइड आपका कौन सा है, आपका यूट्रस। मैं बात करता हूं यूट्रस की। अब जब फोलिकुलर फेज के दौरान जो एस्ट्रोजन आया था वो एस्ट्रोजन किसके पास में जाएगा, यूट्रस के पास में। यूट्रस के अंदर कौन सी फेज अभी तक निपटी है, 1 से 5 दिन वाली, 1 से 5 दिन वाली। तो एंडोमेट्रियम की शेडिंग हुई है, जस्ट एंडोमेट्रियम की शेडिंग हुई है, उसके बाद की क्रियाकलाप मैं अभी तक स्टार्ट कर रहा हूँ 6 से 14 दिन की एज। ब्लीडिंग फेज होती है वो सबसे बाद में समझ आएगा, और वो सब कुछ हार्मोन के अंदर कौन से हार्मोन का उस सब का लेवल बढ़ने के बाद में ये चीज अपने को समझ में आएगी। तो मैं अभी तक चल रहा हूँ 6 से 6 दिन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यूट्रस के पास में, इस यूट्रस के पास में कौन सा हार्मोन आया आपका, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कैसा होता है, वेसोडाइलेटर हार्मोन होता है, वेसोडाइलेटर हार्मोन होता है। तो जब यूट्रस के पास में आएगा तो यूट्रस के पास में जो यूटेरिन आर्टरी वगैरह से जहां से ब्लड आ रहा है तो वहां पे ये हार्मोन क्या करेगा, वेसोडाइलेटर कराएगा, मतलब कि जो वेसल्स है उसका डायलेशन करेगा। जब डायलेशन करवाएगा तो वहां पे ब्लड फ्लो क्या होगा, बढ़ेगा, ब्लड बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड से ही तो आ रहा है। तो ब्लड जब बढ़ेगा, आर्टरी वेसल्स का डायलेशन होगा तो ब्लड बढ़ेगा, ब्लड बढ़ेगा तो वहां पे क्या आएगा, न्यूट्रिशन आएगा। तो जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, यूट्रस की जो लेयर एंडोमेट्रियम, जो हाल फिलहाल अभी तक क्या हुई है, शेडिंग हुई है। शेडिंग होने के जस्ट बाद में एस्ट्रोजन आ गया, वे जो डायलेशन करवा दिया, तो वहां पे उस एंडोमेट्रियम की क्या करेगा, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, सेल क्या करेगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो और साथ ही साथ एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन होता है, हाइपरप्लेजिक हार्मोन होता है। वहां पे क्या करता है, सेल के नंबर बढ़ाता है। तो एंडोमेट्रियम की सेल के नंबर भी बढ़ेगा और वेजो डायलेशन भी करेगा। एक तो डायलेशन कराएगा तो एंडोमेट्रियम की सेल की ग्रोथ होगी, क्योंकि वहां पे क्या करा रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा, और किसी सेल के पास न्यूट्रिशन आएगा तो क्या करेगी, धीरे धीरे उसके नंबर बढ़ेगी। तो हाइपरप्लेजिक होने की वजह से नंबर बढ़ा दिए। और यहाँ जो जब ये एंडिंग होती है तो लगभग 2 से 3 mm की, क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है 1 से 2 mm कहीं कहीं बुकों के अंदर लिख रखा है, लेकिन अगर मैं बात करूं 2 से 3 mm तक की
इस दौरान एंडोमेट्रियम की थिकनेस हो जाती है, क्योंकि 1 से 2 mm एंडोमेट्रियम के पास भी दो लेयर होती है, बेसिलिस लेयर और फंक्शनल लेयर। फंक्शनल लेयर से क्या होती है, फंक्शनल जो लेयर होती है वो इसकी शेडिंग होती है, पीछे बेसिलिस लेयर तो बची रहती है, तो थोड़ी बहुत मोटाई उसकी भी होती है, इसलिए 1 से 2 नहीं मान के 2 से 3 mm की लेयर थिकनेस बढ़ जाती है जब एस्ट्रोजन आता है। नेक्स्ट ये कौन सी फेज में आता है, जब आपका 6 से 14 दिन वाली चलती है। ओवरी के दौरान सारे हार्मोन कहां से आ रहे हैं, ओवरी से आ रहे, तो यूट्रस और ओवरी के बीच में ही आपका एमसी पीरियड चल रहा है। सब कुछ ऑर्गन जो काम करे वो यूट्रस और ओवरी चल रही, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, इनका कोई रोल नहीं। अगर मैं एमसी पीरियड्स के दौरान अगर साल्पिंजेक्टोटोमी कर दूं, फैलोपियन ट्यूब को अगर काट दूं, तो क्या एमसी साइकिल के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के काटने से कुछ नहीं होगा। साल्पिंजेक्टोमी कर दूं तो फैलोपियन ट्यूब काटूंगा, फैलोपियन ट्यूब का तो पूरी एमसी के अंदर कोई रोल ही नहीं है। अगर मैं ओवरी और यूट्रस को कुछ न कुछ गड़बड़ करूं तो जरूर एमसी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये चल रही है आपकी कौन सी, 6 से 14 दिन। जैसे मैं 15 से 28वें दिन की बात करता हूं ओवरी के अंदर, तो ओवरी के दौरान कौन सी फेज चलती है आपकी, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज से कौन सा हार्मोन आता है, प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन किस पे आएगा, यूट्रस के ऊपर। तो जैसे यूट्रस के ऊपर ये हार्मोन आया, यूट्रस के ऊपर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कैसा हार्मोन है, हाइपरट्रोपिक हार्मोन है, मतलब कि ये क्या करेगा, सेल के नंबर बढ़ाएगा। ये आपका होगा यूट्रस। इसके अब थोड़ी बहुत एस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम लेयर बढ़ी गई थी 2 से 3 mm। इधर से अब आ गया आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आएगा, यूट्रस के ऊपर काम करेगा, तो यूट्रस को क्या करवाएगा, हाइपरट्रोपिक हार्मोन होता है, मतलब कि सेल के नंबर तो उसने बढ़ा दिए एस्ट्रोजन ने। ये हाइपरप्लेजिक होने का अर्थ हो गया कि ये क्या करेगा, सेल की ग्रोथ करवाएगा, सेल की ग्रोथ कराएगा, मतलब एंडोमेट्रियम की थिकनेस और ज्यादा बढ़ेगी। किसकी वजह से, प्रोजेस्टेरोन। सारा हार्मोन कहां से आ रहा है, ओवरी। यूट्रस तो केवल उसका रेस्पॉन्स कर रहा है, तो अगर यूट्रस ही ओवरी होती जो पूरे ओवरी क्या करती, इसीलिए तो ओवरी के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ओवरी ही तो हार्मोन का सीक्रेट कर रही है, यूट्रस के ऊपर कमांड करवा रही है, क्योंकि यूट्रस खुद कोई काम नहीं कर रहा है, ये तो केवल ओवरी के हार्मोन का रेस्पॉन्स कर रहा है। तो इसीलिए तो ओवरी को क्या बोला था, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। क्यों बोला गया प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ओवरी को, क्योंकि ओवरी से सारे हार्मोन आ रहे, तभी तो एमसी पीरियड चल रही है। ओवरी तो ओम का फॉर्मेशन कर रही है, जो गोनाड्स वगैरह का फॉर्मेशन करता है ओवरी, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस अच्छी खासी बढ़ गई है। जब 28वां दिन चलेगा, एमसी का 28वां दिन आ गया, तो एस्ट्रोजन ने क्या काम, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल भी कम हो गया, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम क्या होगी, शेडिंग, कार्पस ल्यूटियम है वो डीनेचर होगी। जब वो डीनेचर होगी तब क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाए। तो एट द टाइम ऑफ 28वें दिन, मैं बात कर रहा हूं 28वें दिन, तो 28वें दिन क्या होता है वहां पे, 28वें दिन धीरे धीरे जाता हुआ क्या होता है कि आपका 28वें दिन आपका एस्ट्रोजन हार्मोन तो पहले ही कम हो गया था। जब 14वां दिन चला था, तब जब एलएच का हार्मोन का ये बढ़ा के एस्ट्रोजन पहले चला गया, एलएच हार्मोन भी चला गया, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की वजह से एलएच हार्मोन कम हो गया। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी चला गया 28वें दिन, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट हो रहा था, तो कार्पस ल्यूटियम से कम हो गया, एस्ट्रोजन चला गया, प्रोजेस्टेरोन चला गया, और एफएसएच तो अपना पहले ही चला गया था। एस्ट्रोजन का दुश्मन ये था, इसका दुश्मन ये था, और लाने वाला भी यही था, दोस्त भी यही थे, दुश्मन भी यही थे। तो अगर एफएसएच, तो एलएच हार्मोन को लेके कौन आया, एलएच हार्मोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोजेस्टेरोन। एलएच हार्मोन था तभी तो यहाँ से प्रोजेस्टेरोन आया, लेकिन प्रोजेस्टेरोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एलएच। आगे कौन सा वर्ड लिख रहा है, इसका बहुत महत्व है। एलएच हार्मोन जो था वो प्रोजेस्टेरोन को लेके आया, लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो था वो एलएच को कम कर दिया। कैसे कम कर दिया, कार्पस ल्यूटियम को कम करके। तो कार्पस ल्यूटियम डीनेचर हुई, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चला गया, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो गया। तो सब कुछ जो 28वें दिन कौन से प्रोसेस चलता है, 28वें दिन एस्ट्रोजन निकल गया, एलएच निकल गया, प्रोजेस्टेरोन निकल गया, एफएसएच निकल गई, मतलब कि सब कुछ हार्मोन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो अब एस्ट्रोजन किसका काम करवा रहा था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही कैसे हार्मोन थे, वेसोडाइलेटर हार्मोन थे। लेकिन अब इन दोनों का लेवल कम हो गया, तब क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। अब इसका क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। अब जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो यूट्रस के पास में जो यूटेराइन ब्लड वगैरह आ रहा था, पहले जब एस्ट्रोजन था तब तक तो वेजो डायलेट हो रहा था, लेकिन अब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। अब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से यूट्रस के अंदर क्या हो रही है,
यूट्रस के अंदर क्या होगी, जो यूटेराइन आर्टरी थी वो अब उसका ब्लड कम हो जाएगा, क्योंकि यूट्रस के पास में क्या नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है। एस्ट्रोजन नहीं है तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो यहाँ पे ब्लड आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर ब्लड जब नहीं आएगा तो यहाँ की सेल क्या होगी, नेक्रोसिस होगा उसके अंदर, मतलब कि धीरे धीरे क्या होगी, डेथ होगी। और जब डेथ होगी तो वो फिर क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होगी तो वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। नॉर्मल ब्लीडिंग होती है तो इन्फेक्शन मतलब कि इन्फेक्शन वगैरह होता है क्योंकि पैथोलॉजिकल कंडीशन रहती है। लेकिन एमसी एक ऐसा पीरियड है, क्या है, फिजियोलॉजिकल पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी प्रकार की डिजीज नहीं है। तो यहाँ पे एफएसएच, एलएच हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इन हार्मोन की वजह से वे जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम के पास में ब्लड नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, तो सेल जो थी एंडोमेट्रियम की वो क्या होगी, धीरे धीरे नेक्रोसाइज होगी। और नेक्रोसाइज होगी मतलब कि ब्लीडिंग होगी, नेक्रोसिस होगी तो मर जाएगी, मरेगी वहां पे क्या होगी, एंडोमेट्रियम लेयर की शेडिंग होगी, क्योंकि जब लेयर के पास में न्यूट्रिशन नहीं आएगा, ब्लड नहीं आएगा, तो धीरे धीरे क्या होगी, डैमेज होगी। और डैमेज होगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन occur in uterus, then ब्लीडिंग फेज। और ये कौन सा पीरियड चलता है आपका, 1 से 5 दिन का। तो ये सब कुछ होता है आपका ओवरी। तो आज की क्लास के अंदर मैंने सब कुछ ओवरी दिया आपका, किस प्रकार से कौन से हार्मोन काम करते, कौन से हार्मोन नहीं काम करते, इस प्रकार के। सबसे पहले एमसी साइक्लिक प्रोसेस होता है, ओवरी और यूट्रस दो के अंदर ही चेंजेस होता है। बाकी स्टार्टिंग कहां से होती है, प्यूबर्टी पहले क्यों नहीं होती, क्योंकि पीनियल ग्लैंड आती है, पीनियल ग्लैंड जो होती है मेलेटोनिन का सीक्रेशन करती है, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस एक्टिवेट नहीं हो पाते। और जब तक वो एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक अपनी जीएनआरएच हार्मोन नहीं आएंगे, और जीएनआरएच हार्मोन नहीं आएंगे तो वहां पे एफएसएच सीक्रेट नहीं होगा। फिर प्यूबर्टी आती है तो एफएसएच आता है। एफएसएच किस पे काम करता है, इमैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स पे, और उसको मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में चेंज करता है। और मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स क्या करता है, धीरे धीरे एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करता है। एस्ट्रोजन क्या होगा, 14 दिन क्या, ये घटना ओवरी के अंदर चल रही है। एस्ट्रोजन क्या करेगा, एलएच हार्मोन को सर्च कर देगा, और जैसे एलएच हार्मोन आ गया अपना, एलएच हार्मोन क्या करेगा, ओवुलेशन कराएगा। उसमें उजिंग प्रोसेस के थ्रू ओवुलेशन होता है, 10 से 15 mm ओपेसिटी का प्रेशर लगता है वहां पे उजिंग प्रोसेस के दौरान। ओवुलेशन ग्राफिन फॉलिकल क्या होती है, ब्रेस्ट होती है। ब्रेस्ट होने के बाद वापस पेन भी होता है, तो उस पेन को क्या बोला जाता है, मिडलैंड्सबर्ग पेन होता है, मिडलैंड्सबर्ग साइन कहते हैं उसको। देन एलएच आएगा, एलएच क्या करेगा, कार्पस लूटियम पे काम करेगा। कार्पस लूटियम क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, और प्रोजेस्टेरोन फिर क्या कर देगा, एलएच हार्मोन को कम कर देता है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ हार्मोन का आपस में रिलेशन बता देता हूं कि कौन से हार्मोन है किसके साथ में क्या गया। तो जब फेलिकुलर फेज थी तो एफएसएच किसके समानुपाती था, एस्ट्रोजन एफएसएच था, तभी तो थीका इंटरनल से एस्ट्रोजन आया। लेकिन एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन से 24 to 36 हॉर्स बिफोर ओवुलेशन एस्ट्रोजन ने क्या कर लिया, एफएसएच के साथ में धोखा कर लिया, पापा के साथ में धोखा कर लिया। और जो पापा के साथ में धोखा करता है वो अपने जीन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि जब एफएसएच के साथ में इसने धोखा कर दिया तो और किसको इनविटेशन दे दिया, एलएच को, और एलएच को इसने इनविटेशन दे दिया कि हाँ भाई एलएच आ जाओ, और इसका दोनों का आपस में दुश्मनी है। तो अब ये एलएच क्या करेगा, एलएच अपना जब लेवल बढ़ाएगा तो एस्ट्रोजन कम कर देगा, क्योंकि इसने पापा के साथ में धोखा किया, सक्सेसफुल होना ही नहीं है। तो ये क्या, एलएच जब ज्यादा चला जाएगा तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट फेज के दौरान क्या होगा, नेक्स्ट फेज के दौरान जब एलएच था तो एलएच ने कार्पस ल्यूटियम पे काम किया, और वहां से क्या सीक्रेट कराया, प्रोजेस्टेरोन करवाया। तो एलएच समानुपाती प्रोजेस्टेरोन, लेकिन लेवल धीरे धीरे बढ़ता गया, कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिगेंस में चेंज होगी, तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, धीरे धीरे एलएच के साथ में धोखा करेगा। तो इन हार्मोन का ध्यान रखना, ये सब कुछ आगे मैं अलग अलग फेज के अंदर पढ़ा रहा हूँ। अभी तक तो मैंने केवल ओवरव्यू दिया है। तो ये सब कुछ पार्ट फर्स्ट के अंदर था। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपना टोटल मिला के क्या था, केवल एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सभी हार्मोन का क्या था, अभी तक संकीर्ण रूप था, अभी तक अपने एम से स्टार्ट नहीं किया। अभी तक लिखने लायक पॉइंट क्या था, केवल और केवल एमसी की डेफिनेशन। तो अब मैं पार्ट फर्स्ट था, अब सेकेंड पार्ट के अंदर 1 by 1 अपन पढ़ेंगे कि ओवरी के अंदर किस प्रकार से चेंज आते हैं, कौन से हार्मोन होते हैं, सब कुछ में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेट कीजिए अगले पार्ट फर्स्ट सेकंड का। पार्ट फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया, तो आशा और उम्मीद रहेगी कि आपको ये पूरा वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आने के बाद में आप इसको वापस एक बार पॉज करके या वापस रिपीट करके देख लीजिए। और कोई किसी प्रकार का आपको अगर डाउट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू।